वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में। इंपॉर्टेंट सम डेफिनेशन विच विल बी मोर यूजफुल फॉर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन है बच्चों, सिंपली कनेक्टेड रीजन। व्हाट आर द सिंपली कनेक्टेड रीजन्स एंड मल्टी कनेक्टेड रीजन्स। तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं कि कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं और मल्टी कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक रेड डॉट्स के अंदर आप देख रहे हो कि मल्टी कनेक्टेड रीजन्स है और यहाँ पे एक सिंपली कनेक्टेड रीजन और अनदर इज आल्सो सिंपली कनेक्टेड रीजन्स हैं। तो देखो, जो मल्टी कनेक्टेड रीजन्स हैं उसमें छोटी छोटी आर्क्स को जोड़ के बनाया जाता है एक ऐसा रीजन, और हर एक आर्क्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड होता है। बट जो मल्टी सिंपली कनेक्टेड रीजन्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको इस तरीके से लूप्स मिल जाती हैं। यू कैन सी कि आप फ़र्क देख पा रहे हैं कि मल्टी कनेक्टेड और सिंपली कनेक्टेड में कितना डिफरेंस है। तो कुछ लूप्स जहाँ मिल जाती हैं आपको, दीज आर नोन्स एज सिंपली कनेक्टेड रीजन्स। तो ये जो एक रीजन्स है, ये इसको कंटोर भी बोलते हैं हम इन कंप्लीट सिंप्लेक्स फंक्शन। जब भी मैं कम्प्लेक्स प्लेन की बात करूँगा तो इस तरीके के रीजन्स हमें मिलेंगे, उनको हम कंटूर भी बोलते हैं। और सिंपल कनेक्टेड रीजन्स जो होते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड सिंपल कनेक्टेड रीजन्स। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सिंपली कनेक्टेड रीजन्स एज वेल एज मल्टी कनेक्टेड रीजन्स। तो इनकी डेफिनेशंस को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी मैरमॉर्फिक in a region R if it is analytic in the region R except at a finite number of poles। अब poles क्या होते हैं और मैरोमॉर्फिक रीजन्स क्या होते हैं। तो इस ऐसे फंक्शंस को हम मैरोमॉर्फिक बोलेंगे, एक कम्प्लेक्स फंक्शन जिसको मैरोमॉर्फिक बोलेंगे अगर वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है उस रीजन के अंदर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़ के। तो दैट फंक्शन विल बी नोन एज मैरोमॉर्फिक। लेट्स सी some more other definitions। एक सिंगल वैल्यूड, ये एनालिटिक फंक्शंस को जब मैंने डिफाइन किया था वहाँ भी ये वर्ड बहुत यूज हुआ था, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस बच्चों वो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी सिंगल रहेगी, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन जिनके नाम से पता चल रहा है कि वो उनके मल्टी वैल्यूज हो सकती हैं। लाइक आपको पता है कि हमारे पास दो प्लेन्स हैं जहाँ पे पहला जेड प्लेन होता है और उसके बाद डब्ल्यू प्लेन। यानी कि जेड प्लेन में आपको जेड मिलता है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब कोई फंक्शन लगाया जाता है तो वो बन जाता है कम्प्लेक्स फंक्शन। सो कम्प्लेक्स फंक्शन इज नोन एज एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक लिया है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और एक लिया है बच्चों एफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन जो है ना वो सिंगल वैल्यूड है। तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड अगर लिखा है या एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखा है तो ये दोनों सिंगल वैल्यूड हैं। बट एफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 1/2 लिखते हैं तो इट इज़ मल्टी वैल्यूड। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड, और जब मैं इसको डब्ल्यू स्क्वायर लिखूंगा तो इट विल बिकम प्लस माइनस ऑफ जेड। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मल्टी हो गई, यानी कि दो वैल्यू यहाँ पे अपीयर हो रही हैं एक ही फंक्शन के लिए। तो जब दो वैल्यूज़ दे कोई भी फंक्शन, कोई एक डोमेन पे टू वैल्यूज इफ फंक्शन इज कंसिडरिंग, सो इट नोन एज अ मल्टी वैल्यूड। ये चीज़ें हम कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे वर्ड यूज़ होते हैं इसलिए मैं एक बार इनको डिफाइन कर रहा हूँ। सिंपल डेफिनेशन है ये कम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर। सो आई होप सो कि मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड फंक्शंस का जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो लिमिट का मतलब वही है जो कैलकुलस में था कि लिमिट किसी फंक्शन की, आप नीचे वाले डेफिनेशन को देखिए, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एल। दो टाइप की डेफिनेशन हैं लिमिट के लिए, एक ये ले सकते हैं और एक ऊपर मैंने लिखी है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं मॉडुलस डेफिनेशन भी बोलते हैं, मोड ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। तो ये दोनों डेफिनेशंस हमारी किसकी हैं, लिमिट की हैं, और ये वही हैं जो कैलकुलस में थी, यहाँ कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे हमारा जो वो वहाँ पे एक्स वाई फंक्शन थे, यहाँ पे जेड वाला फंक्शन है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको प्रूव किया है कि किस तरीके से दोनों डेफिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन से एक मैंने लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 लिखा है। तो इसकी लिमिट जेड टेंस टू 1 लेते हैं तो आप ऊपर वाले फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 बाय जेड माइनस 1। जेड माइनस 1 इज कैंसल विद जेड माइनस 1 एंड इट विल बिकम लिमिट जेड टेंस टू 1 एंड जेड प्लस 1 इट विल बिकम 2। तो यहाँ पे एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट कितनी है, वो लिमिट है बच्चों 2। क्लियर हुई बात? लिमिट
ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2। और इसी को अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला पार्ट अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसकी लिमिट को एग्जिस्ट करवाया है। तो मॉडुलस लेंगे, एल की जगह पे आपके पास 2 आ चुका है तो एफ जेड माइनस एल लिखते हैं। तो एज सिमिलर मैंने एफ जेड माइनस 2 लिखा, उसके बाद इसको सॉल्व किया और पहले वाला मॉडुलस मैंने लिया है लेस देन एप्सिलॉन। फिर इसको सॉल्व करते गए और एट द एंड, क्योंकि आपको एलसीएम भी लेना पड़ा बीच में, क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड माइनस 1 माइनस 2 है, तो एट द एंड आपके पास जेड माइनस 1 लेस देन डेल्टा अपीयर हो गया। और डेल्टा हमने किसको लिया है? डेल्टा लिया है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन को। यानी कि जो पहले वाला पार्ट है ना वो आपके पास होता है एप्सिलॉन वाला, दूसरे वाले पार्ट को आपको प्रूव करना होता है। यही डेफिनेशन है लिमिट की, और यही डेफिनेशन वहाँ पे भी थी, चाहे हम +1 पढ़ के आए हैं +1 2 में भी। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी। तो हमें टीचर ने ये सिखाया था कि कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक फंक्शन जहाँ उसका ब्रेकेज नहीं हो उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और बड़े सिंपल वे से हमें ये सिखाया गया था कि कंटिन्यूस फंक्शंस वो होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। और वही लिमिट अगर उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आ जाए बच्चों तो वो फंक्शन हो जाता था कंटिन्यूस। वही सेम बात हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इट्स डिनोट्स द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। सो हियर आई एम टेकिंग अ वन एग्जांपल। तो मैंने एफ जेड इज इक्वल टू जेड एंड साइन ऑफ 1 बाई जेड एंड जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0 एक फंक्शन कंसीडर किया है अपनी तरफ से। तो देखो बच्चों, इस फंक्शन को सॉल्व करके देखो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखो 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखो 0 आएगी, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या है? दैट मस्ट बी 0। वो गिवन है उस फंक्शन में कि जेड 0 है तो उस फंक्शन 0 है। तो तीनों अगर इक्वल हैं तो ये फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस होगा। ओके, और अगर सिंपल वर्ड में इसको कहूँ कि यानी कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही होगी ना, और जो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी वो भी क्या होगी? डेफिनेटली 0। तो आप सिंपल इसकी लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड एंड साइन 1 बाई जेड। और जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो जेड साइन 1 बाई जेड की आप लिमिट लीजिए, जेड टेंस टू 0, और इसको मैंने सॉल्व किया, जेड टेंस टू 0, इन दोनों पे लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, इट्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए जेड में 0, अब 0 के साथ अब कन्फ्यूजन है कि साइन 1 बाई जेड क्या आएगा सर? अरे साइन की वैल्यू हो, कॉस की हो, वो हमें पता है कि वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, इससे सिवा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। सो इट विल बिकम 0। चलिए, this was the concept of a continuity. Now some more definitions. One is multiple point, Jordan arc, regular arc, contour and zero of analytic functions. ये वो definitions हैं, ये वो वर्ड हैं जो आपको कंप्लीट कम्प्लेक्स फंक्शंस में देखने को मिलते हैं बच्चों। मल्टीपल पॉइंट क्या होते हैं? इफ एन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन रेंज देन द पॉइंट इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट ऑफ आर्क। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो सेटिस्फाई करती हो बच्चों, किसको? एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल पॉइंट ऑफ द आर्क। यानी कि उस आर्क के ऊपर बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जॉर्डन आर्क, अ कंटिन्यूस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट इज जॉर्डन आर्क। यानी कि उसके ऊपर बहुत से पॉइंट नहीं होने चाहिए। एक कंटिन्यूस आर्क उसको बोलेंगे, सॉरी एक जॉर्डन आर्क बोलेंगे कंटिन्यूस आर्क को जिसके अंदर विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स हों। रेगुलर आर्क इफ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूस। अगर तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम जॉर्डन आर्क बोल रहे हैं, अगर उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है तो हम उसको रेगुलर आर्क बोल देंगे। कंटोर वर्ड बहुत यूज होता है बच्चों। कंटोर इज अ जॉर्डन कर्व कंसिस्टिंग अ कंटिन्यूस चेन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क। जब हम छोटी छोटी रेगुलर आर्क्स को मिला के एक रीजन बनाते हैं ना, उसको कंटोर बोला जाता है। अभी जो मैंने शुरू से आपको बताए थे सिंपल और कनेक्टेड कर्व्स, कंटोर इज आल्सो दैट काइंड ऑफ रीजन जिसमें पहली आर्क का एंडिंग पॉइंट लास्ट आर्क का एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से मीट करते हैं। इस टाइप से ये रीजन्स आपको पूरे कम्प्लेक्स नंबर्स में देखने को मिलते हैं, इनको कंटोर बोलते हैं। सी से समटाइम इसको आप डिनोट करते हैं। सो दीज आर द कंटोर इन अ कम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अब क्या है जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन? जीरो मतलब यार ऐसा पॉइंट जिसपे वो फंक्शन जीरो हो जाए। वही जीरो 10th क्लास में पढ़ा था हमने पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसको फंक्शन में पुट करें और आंसर आएगा जीरो। इट्स नोन एज जीरो ऑफ अ फंक्शन।
और यहाँ पे हम फंक्शन की नहीं, हम बोलेंगे जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। वो ठीक है, वो फंक्शन पहले एनालिटिक होगा तो कोई बात नहीं, फंक्शन तो फंक्शन है ना, वो एनालिटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ऐसे फंक्शंस जो जिनको वो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, उन पॉइंट को उनसे वो फंक्शन जीरो अपीयर होता है, तो इट इज़ नोन एज जीरो ऑफ द फंक्शंस। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि z इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, z इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, और नीचे वाले पार्ट में जो जीरोस हैं cos z इज़ 2n-1 π/2 दैट आर ऑलवेज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि cos 90 पे जीरो है ना, और ऑल द आइडेंटिटीज यू कैन फाइंड। नाउ सी सर्कुलर फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सर्कुलर फंक्शंस होते हैं बच्चों आर और थीटा की फॉर्म में, जिनको पोलर कोऑर्डिनेट आप बोलते हैं। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जब भी आप लिखोगे ना, अगर उसको आप बाउंडनेस में लिखते हो यानी कि मॉडुलस की फॉर्म में लिखते हो, तो वो हमेशा ही एक रीजन को डिनोट करता है, और वो रीजन होता है हमेशा सर्कल। ठीक है, और सर्कल अगर अपीयर होगा तो वहाँ पे एक रेडियस भी होगी और डेफिनेटली एक एंगल भी एग्जिस्ट करेगा। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2, और साइन थीटा वाले केस में नेगेटिव आ जाता है। और सिमिलरली यहाँ से आप कॉस जेड को लिख सकते हैं, तो ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड, और साइन जेड को लिख सकते हैं आप ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस, यानी कि थीटा की जगह पे आप आइटा रिप्लेस करते हो, सिंपल। और इन्हीं से बन जाते हैं हमारे क्या, हाइपरबॉलिक फंक्शन, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन और टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन। आई होप सो कि बहुत से बच्चों को इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बट फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं इसको स्किप कर चुके हैं तो एक बार प्लीज़ इसको रिमाइंड जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वो फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हम फर्दर कहीं ना कहीं करने वाले हैं पूरे कम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर, इनके बिना काम नहीं चलता। लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल। लोग फंक्शन मतलब क्या है यार? लोग जेड, दैट इज अ लोगरिथमिक फंक्शन। अब एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखते हैं ना, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या ले रहे हो? लोग जेड। अब लोग जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। तो देखिए जरा आप, एज एग्जाम्पल 43 डिफाइन लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, सो हेयर यू कैन सी द सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू लोग जेड लिखा हुआ है हमने, डब्ल्यू इज इक्वल टू लोग जेड, इट इज डिनोटिंग द लोगरिथमिक फंक्शन, सिंपल। तो अगर ये लोगरिथमिक फंक्शन है तो इसको और किस वे से लिख सकते हैं? इसको जर्नल नोटेशन हमने दिया है, लोग जेड इज इक्वल टू लोग जेड प्लस 2n पाई आइटा। इट्स जर्नल नोटेशन ऑफ लोग जेड फंक्शन। ओके, सो अगर मैंने यहां पे लिखा था w इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड, तो लोग जेड मस्ट बी इक्वल टू लोग जेड प्लस 2n पाइटा, इसको हम जर्नल वैल्यू बोलते हैं। तो दो टाइप की वैल्यूज भी हम बताते हैं कम्प्लेक्स के अंदर, एक जर्नल एक प्रिंसिपल। और जर्नल और प्रिंसिपल आर्गूमेंट आई होप सो आप सबको पता होगा, क्योंकि वो पहले हम कर चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में। अभी हम कम्प्लेक्स फंक्शंस के डिस्कस कर रहे हैं। सो एफ जेड इज इक्वल टू लोग जेड इज अ लोगरिथमिक फंक्शन। अब इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कोई फंक्शन आपको लोग की फॉर्म में दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसको आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखिए, या फिर कोई कम्प्लेक्स नंबर दे दिया और उसको लोग की फॉर्म में लिखिए। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन अपीयर। ओके, तो दिस इज जर्नल एंड प्रिंसिपल। इसका एक तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, लोग जेड प्लस 2n पाई आइटा अगर लिखते हैं तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लोग जेड, सॉरी जर्नल वैल्यू ऑफ लोग जेड। चलिए एग्जाम्पल नंबर डिस्कस करते हैं एक बार हम। सेपरेट लोग एक्स प्लस आइटा वाई इंटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट करना है। पहले एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और सिमिलरली आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मैं पहले भी निकालनी आपको सिखा चुका हूं, बट फिर भी आप इस तरीके से इनका स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप आर की वैल्यू निकाल रहे हो, जब आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इट मीन्स आप बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। तो यहाँ पे आपके पास लोग एक्स प्लस आइटा वाई था, तो आप इसको रिप्लेस करके लिखेंगे लोग आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ द टाइम टू सॉल्व दिस पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, लोग एक्स प्लस आइटा वाई एंड लोग आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। वो हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप लोग एक्स प्लस आइटा वाई को सेपरेट करें, यानी कि रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंट करने के लिए हमें लोग की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, the basic properties of log, like log m into n, log m by n, these kind of properties. So here you can see the log r cos theta plus iota sin theta लिखा हुआ है। अब cos theta plus iota sin theta को क्या मैं e की पावर में लिख सकता हूँ? Definitely we can write out। अभी हम इससे ऊपर भी बात करके आ चुके हैं।
तो ये बन जाएगा आर एंड ई रेज टू पावर आईटा थीटा। तो अब ये बन गया log r एंड ई रेज टू पावर आईटा थीटा, यानी कि log mn टाइप चीज़ आपको दिख रही है। और log mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस n। तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ log m प्लस log n। ओके, log m प्लस log n आई कैन ईजिली राइट आउट, पर थोड़ा गलत लिख दिया हमने। log m में एक वेरिएबल आएगा यानी कि r आएगा, ई रेज टू पावर आईटा थीटा नहीं आएगा। लेट मी रब इट। ई रेज टू पावर आईटा थीटा नहीं लिखेंगे। क्लियर? सो log m प्लस log n की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो log m दैट इज log r प्लस log n, और यहां पे भी ये r नहीं आएगा भाई, क्योंकि r हम पहले लिख चुके हैं। तो यहां पे आएगा log ई रेज टू पावर आईटा थीटा। सॉरी, log ई तो 1 हो जाएगा, आईटा थीटा। तो हियर यू कैन सी log r प्लस आईटा थीटा। तो यू हैव चेंज्ड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आपने दोनों को डिफरेंट कर दिया। और वापस रिप्लेस कर रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ r एज वेल एज वैल्यू ऑफ थीटा। तो हियर यू कैन सी रियल पार्ट आपका डिफरेंट हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका अलग हो गया। तो दिस काइंड ऑफ अ सिंपल क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की। कॉशी ने दो थ्योरम दिए हैं हमें, एक इंटीग्रल थ्योरम दिया है और एक दिया है इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ जेड, और वो फंक्शन है बच्चों एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स अ डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है उस कंटोर के अंदर और उसके ऊपर, तो एफ डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे जो पॉइंट इस कंटूर से बाहर होगा। तो कौशी भाई साहब ने क्या कहा, अब जो नीचे वाला मैंने रीजन आपको दिखाया है ब्लू शेडेड में, वहां देखिए मैंने 3 पॉइंट लिए हैं। एक बार ए को लिया अंदर, एक बार ए को लिया उसके बाउंड्री के ऊपर, और एक बार ए को लिया बाहर। तो कौशी कहते हैं कि अगर वो पॉइंट अंदर है या ऊपर है तो दोनों केस में तो इंटीग्रेशन होगा, बट अगर वो पॉइंट आया बाहर, कंटोर से बाहर, तो डेफिनेटली उस पॉइंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो भाई 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कौशी इंटीग्रल थ्योरम स्टेट्स कि कोई फंक्शन दैट मस्ट बी एनालिटिक और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट उस कंटूर से बाहर मिलेगा तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट मस्ट बी 0। अब बात आती है कि सर जो पॉइंट अंदर है फिर उन पे क्या होगा? भाई उन पे इंटीग्रेशन होगा, उन पे जो इंटीग्रेशन होगा ना वो हमें करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन भी कौशी ने सिखाया है। उसके लिए कौशी ने हमें एक कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला दिया है, जो कि आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसको प्रूफ करते हैं, कौशी इंटीग्रल थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए, तो कौशी इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट आपने लिख ली, पढ़ ली पहले, कि इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक and its derivative f dash z continues at all its point inside and on the simple closed curve C, then f z dz must be 0 at some point A। यहां लिखा नहीं है बट आपको इस चीज अपने माइंड में जरूर रखनी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो भाई इसको प्रूव करने के लिए मैंने सहारा लिया है ग्रीन थ्योरम का। ग्रीन थ्योरम सबको पता होनी चाहिए कि पहली बात ग्रीन थ्योरम होती क्या है, ठीक है। ये एक वेक्टर अगर कभी पढ़ा है आपने +1 में +2 में, तो आपको ग्रीन थ्योरम जरूर थोड़ी बहुत पता होगी। तो ग्रीन थ्योरम ने स्टेटमेंट दी थी कि आपके पास अगर कोई mdx प्लस ndy टाइप चीज़ मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पे देखो एफ जेड इजिकल टू क्या, u प्लस आईटा वी, जेड क्या है x प्लस आईटा वी, और डी जेड क्या आ जाएगा dx प्लस आईटा डी वाई सॉरी। तो इसका मतलब u प्लस आईटा वी को ना आपने कुछ ऐसी फॉर्मेशन बना ली सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर, u dx माइनस वी डी वाई प्लस आईटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। अब इंटीग्रेशन के अंदर आपको यू डी एक्स माइनस वी डी वाई दिख रहा है, तो ये फॉर्म है किसकी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की, जो कि ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको डबल इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे एम बाय वाई कर्ल एम बाई कर्ल वाई माइनस ऑफ कर्ल एन बाई कर्ल एक्स।
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम। तो उस स्टेटमेंट से हमने इसको ओपन कर लिया बच्चों। दो इंटीग्रेशन है तो दो बार देखो दोनों को अलग अलग कर रखा है हमने। पहले वाले इंटीग्रेशन को यू डी एक्स माइनस वी डी वाई को लिए अलग किया, दूसरे बाद वी डी एक्स वाले को भी ग्रीन थ्योरम से खोल दिया। इन दोनों को जब आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करेंगे, वो है एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन। अभी हम पीछे करके हैं कि कोई फंक्शन जब एनालिटिक होता है तो वहाँ पे सी आर इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होती हैं। तो यहाँ पे अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे कोई कर्ली यू बाई कर्ली एक्स को कर्ली वी बाई कर्ली वाई लिख सकते हैं, और उनको अपन रिप्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है रिप्लेसिंग कर्ल वी बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल यू बाई कर्ल वाई। तो जैसे ही रिप्लेस करोगे ना, ये भाई साहब अपने आप में कट आ जाएंगे, और जैसे ही कटेंगे कहानी बन जाएगी जीरो, और जीरो ही तो बनाना था। यही तो कोशी चाहता है, यही तो कोशी की थ्योरम है। तो हमने ग्रीन थ्योरम से इसको प्रूफ करके दिखाया। वैसे प्रूफ कभी आता नहीं है, बीएससी एमएससी लेवल में तो बिल्कुल नहीं आता। हाँ, कोई बीएससी लेवल में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई डोंट थिंक सो। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में हमने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्रीन थ्योरम दैट इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इसकी आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन से ना कहानी थोड़ी सी और क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो हेयर यू कैन सी फाइंड द इंटीग्रल, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कहीं लिखा नहीं होगा कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है या कुछ भी है। तो ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। 3z² जो भी लिखा हुआ है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने अभी बताया था मॉडुलस ऑफ z हमेशा किसको डिनोट करता है बच्चों? ये डिनोट करता है एक सर्कल को। अब यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बन गया जिसकी रेडियस क्या है 1/2 और उसका सेंटर क्या है 0। अब देखो नीचे वाला जो फैक्टर है ना z+1, वहाँ पे इसको कौन सा पॉइंट जो है जहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है z इज इक्वल टू -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि z इज इक्वल टू -1 पुट करते ही फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, वो इनफाइनाइट वाली शेप बन जाएगी, तो एनालिटिक तो होने का मतलब ही नहीं है। तो z इज इक्वल टू -1 पे ही चेक करेंगे। तो देखो -1 इस कंटोर से बाहर है, -1 अगर इस कंटोर से बाहर है तो अगर आप -1 पे चेक कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 आएगा। यही कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है बच्चों। तो चेक किस पे कर रहा है वो? z इज इक्वल टू -1 पे, और z इज इक्वल टू -1 पे दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन इज गिविंग टू 0। कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको वो पॉइंट पिक करना है कि वो पॉइंट कंटोर के अंदर है या बाहर है। -1 बाहर है तो डेफिनेटली इट विल बी 0। सो दिस वाज द लेक्चर। थैंक यू सो मच।